नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एचओटीसी के इस खास एपिसोड में। और आप चौंक भी रहे होंगे क्योंकि मेरी सेटिंग इस एपिसोड में बदली हुई है। जी हाँ, आज मैं एंकरिंग करूंगा और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी। नमस्कार। आप प्रोफेसर हैं, भारतीय मजदूर संघ से आप जुड़ी हुई हैं। और आज ये जो परिवर्तन है इसका एक कारण भी है। वो एक कारण ये है कि आज महिला दिवस भी है ना, तो महिलाओं के संदर्भ में बात करनी है। तो एक महिला जो सशक्त महिला भी हैं, समाज सेविका भी हैं और समाज में एक अपना विशेष स्थान रखती हैं। तो क्यों ना आज उनसे उनकी बात की जाए। इसलिए ये जो पॉलिटिकल व्यू वाला एपिसोड है, ये पॉलिटिकल व्यू ना होके आज वुमेन व्यू वाला एपिसोड बनने जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर धन्यवाद। त्रिपाठी जी। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस के अवसर पर एचओटीसी आपका बहुत स्वागत भी करता है। थैंक यू। और हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि आपके साथ आज यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं। पहला सवाल ये है कि पिछले 30 सालों में हम क्या अंतर देखते हैं महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और एक तरीके से पारिवारिक और नैतिक भी मिला लो, ये सारी परिस्थितियों में। 30 सालों में अगर बदलाव देखें तो आज जो हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसका एक कहना चाहिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और इसका एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस, या यूँ कह लीजिए कि महिलाओं को ये जता दिया है बहुत ज़्यादा कि हम आपके लिए एक विशेष दिन मनाते हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि बिना महिला के तो एक भी दिन नहीं होता है विशेष। और प्रकृति जिसे हम कहते हैं वो महिला होती है, और पुरुष जिसकी वजह से ये जो सामंजस्य बना के हम चलते हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड चलता है, यहाँ पे इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं एक खाई आ गई है। एक कहना चाहिए बहुत उसे कहते हैं ना कि कॉम्पिटिशन की भावना आ गई है। 30 साल पहले ये कॉम्पिटिशन कम था। अब महिला दिवस पे ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला और पुरुष के बीच की जो खाई है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो महिला थी उसे हम गृह लक्ष्मी, घर की बहू, घर का आंगन इस दृष्टि से देखते थे। जब हम सोचते थे उस मातृशक्ति को, तो हमारे अंदर एक भाव आता था। और आज हम देखते हैं तो कहीं न कहीं दौड़ती, भागती, कॉम्पिटिशनों को झेलती हुई महिला कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। कहीं न कहीं महिला इन सब में पिस रही है, मुझे ऐसा लगता है। एक कुछ ऐसा एक विशियस सर्कल बन गया है उसके आसपास की, जहाँ उसके दिल-दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि नहीं, तुमको बस दौड़ना है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, चाहे उसके लिए तुम्हारा परिवार छूटे, चाहे उसके लिए तुम्हारी अपना जो जीवन है, वो कष्टप्रद हो जाए। जीवन ना जी पाओ, लेकिन कहीं न कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशली तुमको आगे बढ़ना है, दिखना है लोगों के बीच में। इसका एक बहुत ज़्यादा, मैं आपसे कहूँ तो एक प्रेशर है महिलाओं के ऊपर। ऐसा नहीं है कि महिलाएँ पहले आगे नहीं बढ़ती थी। अभी थोड़ी देर पहले आप रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे थे। मैंने कण्णगी की बात की, मैंने आपसे कण्णम्मा की बात किया। ऐसे बहुत सारी महिलाएँ आप पलट के देखेंगे तो पाएँगे कि स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था। तो क्या वो महिलाएँ परिवार पीछे छोड़ रही थी? नहीं। अब मुझसे ये पूछा जाएगा, एक महिला हो के आप इस तरीके की बातें कैसे करती हैं? मेरा ये कहना है कि दोनों का, मेरा और आपका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी ईश्वर ने बना के भेजी है। ठीक है? और क्यों बना के भेजी है? मैं पूछती हूँ, ये हाथ अगर समान हो जाते, मेरी ये सारी उँगलियाँ समान होती, तो क्या मैं ये उठा सकती हूँ क्या उस हाँ। समान उँगली से? आई कैन नॉट ग्रैब एनीथिंग। ये क्यों बनाया गया? इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू। अब ये सब जिद करें कि नहीं मुझे तो समान हम होना है। समान होना है, तो तारतम्य बिगड़ जाएगा। ठीक है? ये समान कब आता है? जब हमें खाना खाना है, जब हमें कोई चीज़ उठाना है, कोई चीज़ प्राप्त इकट्ठा करना है, करना है, जब ताकत इकट्ठी करनी ताकत इकट्ठी करनी है, हमें कोई कोई भी सकारात्मक काम करना है, कोई अच्छा कार्य करना है, तो हम सब इकट्ठे आते हैं। तो ऐसे ही जब कुछ समाज में सकारात्मक करना है, समाज को आगे बढ़ाना है,
शादी जैसे चीजें जो हम बोलते हैं, आज शादी की जरूरत नहीं है, हम लिबरल है, हम लिबर्टी हमारे अंदर, अरे हमें नहीं, हम क्या किसी के अधीन रहेंगे। ये सारी जो सोच हुई है ना, ये सिर्फ ये जो पंजे के समान होने की जिद ने की। आप जो बोल रहे थे, मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि विवाह संस्था का सबसे ज्यादा ह्रास इस समय हो रहा है, तो उसका कारण कहीं यह तो नहीं कि जो आज लड़कियां या महिलाएं सार्वजनिक जीवन में ज्यादा जाना चाहती हैं, जैसे आपने कहा कि परिवार पीछे छूट रहा है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं एक अंधी दौड़ में शामिल होके। तो इस समय लिव इन का बड़ा बड़ा वो चल रहा है, एक फैशन जैसा आ गया है। तो क्या ये दोनों जो घटनाएं एक साथ घट रही हैं, इनका कारण केवल यही तो नहीं है कि वो अंधी दौड़ में दौड़ना हो रहा है? बहुत ज्यादा, अगर मैं प्रतिशत बोलूं तो शायद 99% होगा कि दौड़, कंपटीशन, कोई और कर रहा है इसलिए मुझे करना है, मैं आधुनिक कहलाऊं इसलिए करना है, या यूं कह लीजिए कि वो कर रही है या समाज में ये चल रहा, जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं। तो शायद ये भेड़ चाल का ही एक परिणाम है। मैं ये नहीं कहती कि इससे कोई अब पूछे कि नुकसान किसका है, महिला का नुकसान है, पुरुष का नुकसान है, तो मेरा ये कहना है कि नुकसान तो दोनों का है, मगर ज्यादा नुकसान महिलाओं का है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, विवाह कहते हैं ना कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। एक फ्लोरेंस कैनेडी करके एक महिला राइटर हुआ करती थी, तो 1946 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, अगेंस्ट मैरिज। उन्होंने ये कहा था कि मैरिज इज नॉट, उनका ये कहना था कि it's basically something which makes women down. They are acting as a, you could say, slave. It's nothing related with family. तो इस तरीके की बातें उन्होंने लिखा। फैमिली इज नथिंग, आप अपना पूरा जीवन खपाते हो, आप अपना पूरा जिंदगी एक इंसान के लिए, एक कुटुंब के लिए देते हो, आखिर में आपको क्या मिलता है। उन्होंने बहुत लिखा और लोगों ने बड़ा सराहा। जो हम कहते हैं ना, जब हम विमेन लिबरेशन की बात करते हैं, महिला उन्मुक्ति की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मुझे मुक्त होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। मुझे किससे आज़ादी चाहिए? मैं अक्सर अपने लोगों से ये सवाल करती हूँ कि किससे आपको आज़ादी चाहिए? कपड़ों से आज़ादी चाहिए? दिमागी जो फितूर है उससे आज़ादी चाहिए? किस चीज़ को आप आधुनिकता मानते हैं? तो जब फ्लोरेंस ने ये लिखा, उसके ठीक 11 साल बाद चार्ल्स करके एक साइंस फिक्शन वाले बंदे से उसने शादी कर लिया। अब आप देखिए, एक विदेश में पाश्चात्य भूमि में पली बड़ी महिला वो नैरेटिव सेट करती है कि मैरिज इज नथिंग, विवाह कुछ नहीं है। उसके बाद खुद शादी भी करती है। उसके बाद वो अपनी ही बात को काट के 11 साल बाद शी फाइंड्स अ मैन अकॉर्डिंग टू हर, तो वो शादी कर लेती है। तो ये होता है दो तरफा, कि आपको जब मन आया शादी करना है तो आपने शादी करी, लेकिन आपने अपने किताब में लिखा शादी नहीं करनी। हाँ, तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होके क्या होता है, देखिए आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं अगर एक सेलिब्रिटी होती, हूँ नहीं, अगर होती तो मेरा कहा हुआ अक्षरशः मानते लोग, अक्षरशः मानते कि नहीं, कि सलमान खान हुए या दीपिका पादुकोण हुई, वो जो करते हैं बच्चियां मानते, बच्चे मानते। क्यों? क्योंकि दे आर सेलिब्रिटी। तो मेरा ये कहना है कि बीइंग ए सेलिब्रिटी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं समाज में। हमारा कहा हुआ बात की नैरेटिव सेट होती है और उससे एक पूरा व्यवस्था बिगड़ती है। सामाजिक व्यवस्था कैसे बिगड़ती है आप देखिए। उस 11 सालों में कई परिवार बिगड़े, कई परिवारों में विवाह मोचन हुआ, जिसको हम कहते हैं डिवोर्स हुआ, लोग मुक्त हुए, स्त्रियां मुक्त हुई। उनमें से ठीक है 10 अगर मुक्त हुए हैं तो 4 गलत होगा, 6 तो सही था। बाद में वो खुद शादी करके अपनी ही बात को मैरी करके उन्होंने भी विवाह के ऊपर बड़ा इस तरीके का उन्मुक्त होकर उन्होंने एक किताब लिखी, लोगों ने उसको भी माना। एक और वो थी जिन्होंने कहा कि फैमिली इज नथिंग, उन्होंने बोला। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है जी, कि विदेशी दर्शन और भारतीय दर्शन में बहुत अंतर है ना। हमारे यहाँ कुटुंब बहुत बड़ी बात है और वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तो वृद्धाश्रम भी चलते हैं, बच्चों को जब वो होते हैं तो उनको अलग जगह भेज दिया जाता है। तो मतलब वहाँ स्त्री पुरुष केवल युवावस्था में बड़े साथ में रहते हैं, उसके बाद में उनका कोई एक व्यवस्थित उनका इंतजाम नहीं है।
हमारे यहाँ कुटुंब है, कुटुंब में बचपन से लेके वृद्धाश्रम तक की पूरी व्यवस्था है। वहां स्त्री कैसे अपने आप को इस तरह से और परतंत्र माने, जबकि मैं तो ये समझता हूँ कुटुंब में सबसे ज्यादा स्त्रियों की चलती है। देखिए, आपके इस सवाल का एक और सवाल से मैं आपका वो करना चाहूंगी कि भारत में मेरे ख्याल से 25 साल हो गए होंगे ये सारी चीजें शुरू हो गई है, और लगभग 30 साल हो गए होंगे पाश्चात्य एज इट इज हमने कॉपी किया हुआ। हमारे अंदर का वो जो 200 साल का जो गुलामी थी, जिसको हम कहते हैं ना कि पहले जब मुगलों के साथ हमारा 1000 साल की गुलामी की वजह से धर्मांतरण हुआ, 200 साल की गुलामी के बाद फिर धर्मांतरण हुआ, लेकिन उस 200 साल की गुलामी के बाद एक जो चीज दिमाग में चस्पा कर गई वो क्या था? पाश्चात्य अपर नरेटिव सेट किया गया, इंडियंस आर डॉग्स, और जो बाहर के लोग हैं वो अपर क्लास है। ठीक है, अब उस अपर क्लास में रमने के लिए हमारे यहाँ पे जिसे कहते हैं रेसिज्म शुरू हुआ। फेयर एंड लवली जैसे जो फेयरनेस क्रीम आगे बढ़ी है, वो कैसे आगे बढ़ी है कि अगर मेरा रंग इंडियन रंग है तो खराब है, मेरा रंग गोरा है जो गोरे का रंग था, तो मैं ऊपर जाती हूँ, मतलब मैं आई एम हाई प्रोफाइल। तो वो गोरे रंग के पीछे जो भागना हुआ, उस एक विचारधारा या यूं कह लीजिए जो भी दिमाग में लोगों के बिठाया गया, ये बकायदा बिठाया गया कि जो पाश्चात्य भूमि में जो कुछ भी वहां का उद्भव हुआ वही चीजें यहाँ भी होना चाहिए। आप ये देखिए कि अभी आपने पूछा हमारे यहाँ कुटुंब था, कुटुंब प्रबोधन था, हम आज भी प्रबोधन कर रहे हैं कुटुंब का। आप देखिए ना, संघ कितनी कोशिशें करता है कुटुंब प्रबोधन से लोगों के अंदर ये चेतना जगाएं कि कुटुंब कितनी बड़ी चीज होती है, कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 31 साल हो गए होंगे इस बात को, जब ये जो स्वतंत्रता का एक परतंत्र विचारधारा लोगों के अंदर आ गया है, स्वतंत्रता का परतंत्र आ गया है। आप इसको समझिएगा, ठीक है? हम मानसिक गुलामी में हैं, हमारी वो गुलामी छूटी, ये नई चालू हो गई, ठीक। 200 साल की गुलामी छूट के अब हम किस गुलामी में आ गए? मानसिक गुलामी में। उस मानसिक गुलामी का असर है लिव इन, हमारी महिलाओं का घर छोड़ना, महिलाओं का कपड़ों के प्रति जो वैमनस्य वितृष्णा आ गई है, और महिलाओं का ये कहना कि साड़ी, अरे हम तो नहीं पहन पाते हैं साड़ी। यही साड़ी पहन के वीरांगना लक्ष्मीबाई घोड़े पे चढ़ के युद्ध लड़ती थी। या साउथ इंडिया की जितनी भी आप देखेंगे, दक्षिण चेन्नम्मा, कन्नम्मा, कन्नगी, सब लोगों ने यही साड़ियां पहन के घोड़े पे सवार होके लोगों की गर्दनें काटी है। स्वतंत्रता में जो लड़ाई हुई है उसमें उन्होंने सेनापति का रोल किया है, तो वो यही साड़ी। एक मानसिक द्वंद से लड़कियां गुजरती हैं, महिलाएं। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए बस आपको यहाँ, जब वो छोटी बच्ची होती हैं तो घर में माँ का दुपट्टा या तौलिया लेके वो सिर पे डाल के और तकिया लेके वो एक माँ का एक रोल प्ले करना शुरू कर दे। ये दिमागी, ये दो तरफा द्वंद है। वही लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनको शॉर्ट्स और ये सब चीजें चाहिए। तो ये कौन से मानसिक दौर से गुजरती हैं लड़कियां? आप भली भांति समझती हैं, प्रोफेसर भी हैं और आप खुद महिला भी हैं। पीयर प्रेशर, जी हम सुनते हैं ना, पीयर प्रेशर होता है सोसाइटी में जब हम निकलते हैं। देखिए, मैं एक यूं कहावत थी कि लोग कहते थे कि अरे पड़ोस में कोई चीज आई है तो स्त्री तुरंत पुरुष से कहती है कि देखिए गुप्ता जी क्या कार आ गई, अपने कार क्यों नहीं आई? ठीक है, और ये अब आप कहोगे कि स्त्री है, जब से स्त्री के खिलाफ बात कर रही हूँ, पर यह फैक्ट है। मैं ही अपने पति को प्रेशराइज करती हूँ कि मुझे घर में ये चीज चाहिए, मैं ही अपने पति से उम्मीदें रखूंगी कि मुझे फलानी चीज चाहिए। मैं उसके लिए मेहनत खुद नहीं करूंगी। मुझे अगर हीरे का हार पहनना है तो मैं मेहनत करके वो हीरे का हार खरीदना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुरुष वो लाके दे। ठीक है, अच्छी बात है, आपने 7 फेरे लिए, सोशल बिल्कुल जस्टिस है ये कि आप हमारा पालन पोषण परिपोषण करें, लेकिन उस परिपोषण में कहाँ लिखा है कि वो पुरुष रिश्वत लेके या गलत काम करके पैसा इसलिए लाए कि मैं अपनी स्त्री को खुश नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत सारी चीजें। दरअसल क्या, कुटुंब प्रबोधन या समाज में जो एक बहुत ही आपने द्वंद कहा ना,
ये द्वंद्व नहीं, ये जाल फैल गया है। इस जाल से निकलते निकलते हमें शायद फिर से 100 साल ना लग जाए, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये घर से शुरू करनी पड़ेगी। और ये कौन शुरू करेगा? ये माँ शुरू करेगी। जो जड़ है ना, मातृत्व, माएँ इस समाज की बुनकर हैं। ये जो धरती है, मैं हमेशा कहती हूँ, वो एक एक्सिस पे घूमती है ना, ये गोला, वो एक्सिस माँ है। तो मेरा फैमिली का जो गोला है ना, उसकी एक्सिस मैं हूँ। अगर मैं ही अपनी फैमिली के गोले को ठीक नहीं चला पा रही, मैं ही अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो रही हूँ, तो आप ये सोचिए कि उस फैमिली का क्या होगा। वो छितरेगा, बिखरेगा, फिर एक समाज बनाएगा। कैसा समाज बनाएगा? ऐसा समाज बनाएगा जिसके बारे में आज हम बात करने बैठे हैं। स्त्री जो है, जिसे मातृशक्ति कहते हैं, वो जब स्वयं जिसे कहना चाहिए ना, अपनी मानसिकता को, एक संपूर्ण मानसिकता को, जिसमें वो देश प्रेम, समाज प्रेम, उसको फैमिली को क्या कहते हैं कि हमारा परिवार है, परिवार का जो प्रेम है, उसके लिए जब वो सुदृढ़ होती है, सशक्त होती है, जब वो स्वयं सशक्त होती है, तो वो सबसे पहले परिवार बनाती है। वो परिवार सशक्त होता है, उस परिवार से समाज निकलता है, और वो समाज, सशक्त समाज एक सशक्त राष्ट्र बनाता है। तो आप ये सोचिए कि शुरुआत कहाँ से हुई, इवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? स्त्री से हो रहा है। ठीक है, एक महिला पढ़ती है तो क्यों कहते हैं कि एक पूरा सात पुश्त या एक पूरा परिवार पढ़ता है, सुशिक्षित हो जाता है। और एक पुरुष पढ़ता है तो वो स्वयं के लिए पढ़ता है। ठीक है, वो क्यों कहते हैं हम? और हमने ये सोच के पढ़ाई को आगे बढ़ाया कि मेरी महिलाएं, मेरी मातृशक्तियां पढ़ेंगी और एक सशक्त राष्ट्र बनाएंगी। लेकिन क्या हुआ? मैंने पढ़ाई तो करी, पढ़ाई करते ही मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मैं जो पाश्चात्य या पश्चिमी देश को मुझे अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में वो 200 साल की गुलामी है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि कैटरीना या करीना या XYZ, जो भी आजकल के जमाने की जितनी हीरोइन है, वो हीरोइन जो कपड़े पहन रही है, अब आप देखिए मलाइका अरोरा कपड़े पहन रही, नहीं पहन रही, ये भी लोगों को नहीं मालूम, लेकिन लोगों उसके फॉलो करते हैं, फैंस हैं। ठीक है, अब वो ये नहीं सोचते हैं कि वो अपना परिवार छोड़ के सब कुछ कर रही है। परिवार उसके लिए कहीं भी प्रायोरिटी में नहीं है। दूसरा, उसके साथ 4 बाउंसर्स घूमते हैं। क्या मेरी बच्चियां वो कपड़े पहन के बाजार जाएंगी? तो अब आप कहोगे कि पुरुष सेंसिटाइज नहीं है। मैं भी बोलती हूँ ये बात, पुरुष को सेंसिटाइज करना भी महिला के हाथ में है। वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा कैसे संवेदनशील बनेगा। मैं अपने बेटे को संवेदनशील नहीं बना रही, मगर उसी समय में अपनी बेटी को उन्मुक्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैं तो नहीं पहन पाई तू पहन ले। मेरी सास ने तो मुझे करने नहीं दिया, तू कर ले। मेरी सास ने मेरे साथ ये किया, बेटा कुछ भी हो तो अगले दिन मुझे फोन कर लियो, मैं लेने आ जाऊंगी। ऐसी सोच, ऐसी सीख लेकर जब बेटियां ससुराल जाएगी, तो वो ससुराल, वो परिवार नहीं रहेगा। मुझे ही काम करना है समाज के लिए। मैं सुधरूंगी तो जग सुधरेगा। गुरुदेव का वचन था ना, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। वही वचन फिर दोहराने की जरूरत है कि सब माँओं से मेरी अपील है कि मैं सुधरूंगी तो ये जग, ये समाज, ये राष्ट्र सुधरेगा। और इसमें आप कतई ये ना समझे कि मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी बिटियाओं को स्वतंत्रता ना दे, आप अपनी बिटियाओं को अपने इच्छानुसार कपड़े ना पहनने दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कपड़े जहाँ पहनने हैं वो कपड़े वहां पहनिए। शादी में जा रहे हैं तो शादी के हिसाब के कपड़े पहनिए। मंदिर में जा रहे हैं, देखिए हमारे 6 भा होता है ना, जो भाषा, भूषा, भोजन, भ्रमण, भजन, ये सब हम क्यों बोलते हैं कि जिस तरीके की भाषा जहाँ प्रयोग करना चाहिए। आप क्या अपने बड़ों से बात करते वक्त वो भाषा का प्रयोग करोगे जो अपने दोस्तों के साथ प्रयोग करते हैं? क्या आप वो भूषा पहन के जाओगे जो क्लब में पहन के जाओगे, वही पहन के आप मंदिर में जाओगे? नहीं ना। तो इन सब का ध्यान हमें रखना है। हमारे अलग अलग विचारधारा अलग अलग जगहों पे होनी चाहिए, लेकिन मूल जो हमारी विचारधारा है वो ये होना चाहिए कि हम खुद स्वयं सशक्त बने और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। जब तक मातृशक्ति ये नहीं सोचेगी, इस समाज का कुछ भी नहीं हो सकता। पुरुष सिर्फ हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है। पुरुष के बदौलत कभी समाज नहीं चल सकता। प्रकृति पुरुष साथ चले, बहुत अच्छी बात है, तभी वो रेलगाड़ी चल सकती है, पटरी दोनों साथ में। लेकिन वो पटरी मिले ये जरूरी नहीं है। हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। उनके साथ कंपटीशन करना, उनके साथ दौड़ लगाना, ये नहीं है हमारी नीति। हम स्वयं आगे बढ़े, हम अपने आप को सशक्त करें, साथ में हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार और आचरण को सशक्त रखेंगे। फिर मैं बार बार बोल रही हूँ, सशक्त, निर्मल्य,
उसी वक्त ये राष्ट्र अच्छा बन सकता है। हमारी जिम्मेदारी है ये। एक बड़ा सवाल अभी निकल के आया है आपकी पूरी बातचीत से। लिव इन रिलेशनशिप तेजी से बढ़ रहा है, पढ़ी जी। लिखी लड़कियां उसकी तरफ जा रही हैं और वो नहीं चाहती कि बच्चे हों, परिवार हो और आगे ये सारी चीजें बढ़े। उनका विश्वास भी नहीं है अब विवाह जैसी पद्धति में। हम देख भी रहे हैं कि 7 फेरों के समय मजाक उड़ाया जाता है और बड़ा इवेंट जैसा हो गया, बिल्कुल हल्दी मेहंदी एक बड़ा इवेंट टाइप का। इसलिए वो इससे बाहर, उनका कहना ऐसा रहता है कि मैं अब लिव इन में रहूंगी, अब 40-45 वर्ष तक, 50 वर्ष तक लिव इन में। उसके बाद क्या लिव इन रिलेशनशिप, खास तौर से स्त्रियों के लिए, क्योंकि पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और कहते भी हैं कि पुरुष का किया हुआ पाप बहुत समय बाद सामने आता है, स्त्री का पाप जल्दी आ जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। कितना सुरक्षित है उनके लिए लिव इन में रहना, स्त्रियों के लिए? पुरुष की यहाँ कोई बात नहीं है। जो अत्याधुनिक, कथित अत्याधुनिक महिलाएं या लड़कियां हैं, वो क्या इससे अपना ही नुकसान नहीं करती हैं? हाँ, नुकसान तो दोनों का है। देखिए, आपने एक बात कही, उससे मैं एग्री नहीं करती। जो गलत है, जो सही है सही है, चाहे वो महिला का हो चाहे पुरुष का है। मैं किसी के यहाँ पे नहीं, मैंने ये फेवरेटिज्म कहा, नहीं करने नहीं लगी मैंने हूँ। ये कहा कि आता है, आता है मैंने ये नहीं कहा, लेकिन उसको वो समय बाद आता है, लेकिन उनका जल्दी आ जाता है। जी। नहीं गलत, मैं ये वो उसको जल्दी इसलिए आता है कि महिला की तरफ निगाहें ज्यादा होती है। यस, महिला हमेशा एक उसके कहते हैं ना, सर्विलेंस में रहती है। और पुरुष का कहीं ना कहीं समाज में कहा जाता है कि वो, अरे वो तो पुरुष है, उसने करा तो कोई बड़ी बात नहीं है। वही महिला करे तो नहीं ये गलत हो धारणा जाता है। भी गलत है ना। हाँ, गलत है। हाँ, कल एक शादी में जाना हुआ, आपने अभी जो कहा, इवेंट की तरह वो शादी बनाने की कोशिश की गई। मैं चूंकि इन सब चीजों में थोड़ी सी रूढ़िवादी कह लीजिए, तो मैंने उनसे कहा ये अभी क्यों किया जा रहा है, ये इस वक्त हल्दी के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। दरअसल क्या है, मैं आपको बताऊं इन सब चीजों के पीछे का कारण क्या है। हिंदू समाज की बात करूंगी यहाँ पे, मैं किसी और समाज की बात नहीं कर रही। हिंदू समाज में आप अपनी माता से ये पूछे कि माँ आप ये व्रत क्यों कर रहे हो, ये पूजा पद्धति क्यों कर रहे हो, तो आपकी माँ आपको जवाब देगी, क्या मालूम बेटा, हमारी सास करती थी, हाँ, तो मैं भी हमारी कर माँ रहा करती थी, सो हम कर रहे हैं। आपको कभी जवाब मिला कि एकादशी पे क्यों व्रत रखना चाहिए? आपको कभी जवाब मिला एकादशी पे चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? आपको कभी जवाब मिला कि ये जो हर छठ है, हाँ, या क्यों करते छठ की हैं? पूजा जो करते हैं, या सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ये सब क्यों किया जाता है? इसका कोई साइंटिफिक, कभी आज लोग गूगल सर्च करके करने लगे हैं, लेकिन हमको पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ये नहीं बताया गया कि साइंटिफिक रीजंस क्या है। हमारे साथ हर एक चीज के साथ धर्म को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? ऋषि मुनि जानते थे कि कभी कोई साइंटिफिक चीजें विश्वास नहीं करेगा, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक आचरण कभी कोई नहीं करेगा। अगर उसको पत्नी को सबसे ज्यादा प्रिय है पति, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कहते हैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो वो पति है, तो उसलिए जोड़ दिया गया कि आप व्रत करोगे तो पति का जीवन बढ़ेगा। कोई भी स्त्री विधवा नहीं होना चाहती, तो वो चाहती है कि चिरायु हो, वो चिरकाल जो है उनके साथ दाम्पत्य जुड़ा रहे। इसीलिए करवा चौथ या जो आपका तीज है, ये सारी चीजें पति के साथ जोड़ दिए गए। फिर आता है, दूसरी बारी आती है संतान की, तो संतान सप्तमी, संतान के लिए हर छठ करना, सब कुछ संतान के साथ। जबकि आपको पता है ये सारे व्रत करने से स्त्रियों का फायदा होता है, उनका जो स्वास्थ्य है वो सुधरता है। उस पर्टिकुलर ऋतु में स्त्री का स्वास्थ्य गड़बड़ाता है। मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, इन सब पे स्त्री का हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। उसके लिए बहुत सारे आयुर्वेद में या कह लीजिए ऋषि मुनियों ने ऐसे बहुत सारे उपाय बताए कि जब स्त्री वृद्ध होती है तो उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर हम कुछ भी पालन नहीं करते उसका। ये जो हमारे आश्रम बनाए गए ना, युवावस्था में ये करना चाहिए, वृद्धावस्था में ये करना चाहिए, कौमार्य अवस्था में ये करना चाहिए, इन सबके पीछे सिर्फ हार्मोनल चेंजेस था। जब हम अपने पोते को संभालेंगे, उसके बाल्य अवस्था से हमारे हार्मोन्स जो हैं, हमारा डोपामाइन बढ़ेगा, तो मैं जो है डाउन सिंड्रोम में नहीं जाऊंगी, या मेरे को डिप्रेशन नहीं होगा या फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं गुजर किससे रही हूँ? हार्मोनल इम्बैलेंसेस से, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। आप ये मत सोचिए कि स्त्री का मेनोपॉज होता है फिजिकल मेनोपॉज, पुरुषों के साथ भी मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुएशन आप लोगों को भी होता है। आप
एक महीने में अपने आप को नोटिस कीजिएगा, पुरुष लोग जितने यहाँ बैठे हैं, आप लोग 4-5 दिन चिड़चिड़े होते हैं, 4-5 दिन आप जबरदस्ती गुस्सा करते हैं, लेकिन आप क्या उसको पुरुषत्व समझते हैं? आपको लगता है कि हाँ, ये हमारा गुण है। ये मैं पुरुष हूँ तो क्या है, हाँ, इसलिए कर देख सकते नहीं हैं। रहे हो मैं ऑफिस से आया हूँ, आज मैं बहुत थका हुआ, लेकिन वो आप गुजर रहे हो मेंटल मेनोपॉज से या मेंटल मेंसुरेशन से, ठीक है। जो युवावस्था के गुस्सेल है उनका मेंसुरेशन है, जो आपके मेरे जो समय आयु का के है। उनका मेनोपॉज आ रहा है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल कोई चीज को बोला नहीं गया, समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, सिर्फ आचरण किया गया है। इसीलिए आज ये जो आप कह रहे हो ना कि मैंने कह दिया लिव इन, सामने वाले ने मान लिया लिव इन इज समथिंग मॉडर्न, मुझे मॉडर्न बनना है तो लिव इन करना है। मैं बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहूंगी तो मेरा शरीर जो खराब हो रहा है वो मेरे युवावस्था तक उपभोग हो रहा है मेरा। पहले एक जमाने में एडवर्टाइजमेंट में आप देखते थे, एडवर्टाइजमेंट में आप ये देखते थे कि एक बाइक का भी वो होता था, तो प्रोडक्ट के लिए स्त्री खड़ी होती थी। आज भी है, आज भी है। आज तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की वो करती है एडवर्टाइजमेंट स्त्री, जिनका कोई आपस में तारतम्य नहीं। स्त्री को उपभोग की वस्तु मानते थे, ऑब्जेक्टिव मानते थे, उस पर बड़े स्त्री नारे बुलंद हुए। लेकिन जब आप लिव इन करते हो तो आपने क्यों नहीं सोचा कि योर बॉडी इज योर एसेट, इट इज योर प्राइवेट एसेट, यू कैन नॉट शेयर इट विद एनीवन। देखिए मेरी मर्जी है इसलिए मैं किसी के साथ सो रही हूँ, किसी के साथ मैं फिजिकल हो रही हूँ, वो कितना प्रतिशत सही है मैं उसके बारे में बोलने वाली कोई नहीं हूँ। लेकिन मेरा अभी हमेशा से मानना है इस बात को लेके कि कुछ भी होता है, कि एक कहावत है ना, पत्ते पे कांटा गिरे कांटे पे पत्ता गिरे, तो पत्ते का नुकसान होता है। ये बचपन से माएँ समझाती थी, हमारी माओं ने भी समझाया हमें, लेकिन आज की माएँ शायद ये समझाने में कहीं ना कहीं उनकी असफल है, त्रुटि है। वो शायद स्वयं का जो पराधीनता का एक नारा लग चुका है कि हम ससुराल में ऐसे थे, हमको ऐसा बांध के रखा गया। देखिए स्त्री है ना एक बाढ़ की तरह होती है, उसको कहते हैं ना डोर गंवार पशु नारी, वो क्या है, शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। उसको इतना ज्यादा कंसेप्ट में मिसलीड किया गया। ताड़ना मतलब होता है कि नजर के सामने रखना, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें होती हैं अगर नजर के सामने नहीं रखा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल भी कतई मतलब नहीं है कि स्त्री गंवार है या स्त्री को हमेशा नजर में रखो। कहने का मतलब यह है कि स्त्री अपने आप में एक बिरली, एक अलग ही कहना चाहिए, उसको बनाया गया। गंवार होती तो माँ बन के सबसे पहले तो शिक्षित वही करती है संतान को। तो क्या होता है कि जैसे एक बाढ़ की तरह होती है, स्त्री अपने वेग में बहती है, उस वेग को अगर सही दिशा नहीं दिया जाए तो एक कहना चाहिए एक नुकसान हो सकता है। सिर्फ दिशा देने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम सबका एक दिशा देने का कार्य हमें स्वयं करना है। हमें ये अपने आप से सोचना है कि मैं जो बढ़ रही हूँ आगे, मैं जो खुलकर जी रही हूँ, मुझे कितना खुलना है, मुझे किससे आजादी चाहिए, ये हमें सोचना है। तो ये जिस दिन हमारा दिमाग, हम तो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमती हैं, तो हमारा स्वयं का दिमाग जब चलेगा तो हम खुद को लगाम कसेंगे, और वो लगाम बहुत जरूरी है, खुद को लगाम कसना बहुत जरूरी है। अभी आपके असुरक्षा के बहुत सारे कारण हैं और मैं कुछ पर आपका ध्यान यहाँ पर ला रहा हूँ। एक तो 3 महीने से लेके 90 वर्ष तक की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है समाज में। लगभग 28,000 महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां गायब होती हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है 1 वर्ष का। अब आप समझिए कि एक बड़ा आंकड़ा अगर हम देखें तो कितना होगा, दिल्ली में 700 महिलाएं और बच्चियां गायब होती हैं। और इन सब के पीछे प्रायोजित तरीके से काम करता है लव जिहाद का पूरा एक नेटवर्क, और उसी में आता है ये जो मैंने भी बात की लिव इन रिलेशनशिप भी। तो इन सारे ट्रैप्स में अपने आप को देखते हुए आप कितना सुरक्षित समझती हैं आज की अत्याधुनिक स्त्री को? या चलो अत्याधुनिक छोड़ दीजिए, ये जो 2 घटनाएं हुई खंडवा की 90 वर्षीय महिला के साथ, या एक और घटना हुई थी 70 वर्षीय महिला के साथ, जिसका नाक, ओंठ, जीभ सब कुछ काट दिया गया और बेचारी वो तड़प तड़प के खत्म भी हो गई। तो ऐसे वातावरण में हम कैसे स्त्री सुरक्षा की बात कर सकते हैं? देखिए स्त्री सुरक्षा की बात करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आता है पुरुष का सेंसिटाइजेशन का जो प्रक्रिया मैंने कहा, संवेदनशीलता। एक माँ अपने घर में एक पुरुष को संवेदनशील बनाए। मैं कहती हूँ एक हमेशा, मैं 20 साल से एक बात बोल रही हूँ, 20 साल से
कि एक मंत्र की तरह मुझे मेरे बेटों को ये समझाना पड़ेगा कि स्त्री जो है रेस्पेक्ट करने का, स्त्री को कितना आप हमारे यहाँ कहते हैं बहुमान्य करना, कि वो कितनी मान्य है, मतलब इम्पोर्टेंस उसको कितना देना है। तो ये महिला का काम है, ये मातृशक्ति का काम है। दूसरा, आपने कहा 90 साल, यहाँ पे महिला का कपड़ा पहनना, महिला का उन्मुक्त होना ये कम है। यहाँ पे पुरुष का बीभत्सता, पुरुष का जो ड्रग्स और पुरुष जो नशा कर रहा है, और पुरुष की असंवेदनशीलता, और जो खुल्लम खुल्ला जिसको कहते हैं ना कि पोर्नोग्राफी देखना, जो मैं कहती हूँ अगर भारत को सुधारना है तो जैसे अरब कंट्रीज में पोर्नोग्राफी पे बैन है, भारत में भी बैन होना चाहिए। आपके पास सारी सुविधाएं, इंटरनेट है, बच्चे के पास 7 साल के बच्चे से, क्या आज मैं कल ही देख रही थी 3 साल के बच्चे के भी हाथ में मोबाइल है, वो देख रहा है, वो क्या देख रहा है, और हर एक ऐप पे उसका लॉक लगा हुआ है। हाँ, कि कोई और ना देखे। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, पोर्नोग्राफी बैन करना, बच्चों को मोबाइल देते तक माता पिता ध्यान रखें, और कुटुंब प्रबोधन, हर घर में कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए। इसको बिल्कुल एक कहते हैं ना कि मैंडेटरी कर दीजिए कि घरों में कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब घर में हम बैठ के एक साथ 2 बार का खाना खाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम घर आए हो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, भपका आ रहा है शराब का, और मैं उसे इग्नोर करके कह रही हूँ जल्दी घर अंदर जाके सो जाओ, पापा देखेंगे तो मारेंगे तुम्हें, मैं सपोर्ट कर रही हूँ बीइंग ए माँ, ठीक है। मेरा बेटा अगर सिगरेट पी के आ रहा है तो मैं उसको एक थप्पड़ नहीं मार रही हूँ, ये नहीं पूछ रही हूँ, और उल्टा ये कह रही हूँ जाके मुंह धो ले, पापा को पता चलेगा तो मार पड़ेगी, या पापा चिल्लाएंगे तेरे पे। तो उसको क्या लगता है कि माँ ने तो हाँ कर दिया है। तो मैं कह रही हूँ ना, माँ को ही करना है सब कुछ, सारी लगाम माँ को ही कसनी है, हम ही सुधार सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं ये अपील करती हूँ कि सुधार हमसे ही शुरू होना है, हमें ही करनी है। आप जरा सोच के देखिए, आज से 50 साल पुराने लड़कों के बारे में और आज के लड़कों के बारे में, ठीक है। आज मैं देखती हूँ कि कुछ रील्स वगैरह में ऐसी महिलाएं आती है जो अपनी बच्चों को, लड़कों को संवेदनशील बना रही है। आप देखिएगा वो लड़के बड़े होकर संवेदनशील बनेंगे और एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी और बाकी है, काम बहुत बाकी है, अभी दिल्ली दूर है। और आपने अभी एक मुझसे कहा कि क्या सवाल था आपका वो, कि अभी आपने कुछ कहा मुझसे लव जिहाद के संदर्भ में। लव जिहाद, तो लव जिहाद आप सबने केरला स्टोरी पढ़ी है, बिल्कुल। उसमें आप देखिए 2017 में मेरे पास आंकड़े थे 4500 केरला की मेनन और नायर, मैं भी नायर कम्युनिटी से आती हूँ, मेनन और नायर लड़कियों ने अपना सरनेम बदलने के लिए हाई स्कूल में वो दिया हुआ था, एफिडेविट दिया हुआ था। उसमें मोस्टली हमारी कम्युनिटी की लड़कियां थी। मतलब हमारी कम्युनिटी में बार बार क्यों कह रही हूँ, ये कोई और कम्युनिटी की लड़कियां नहीं थी जिनको हम कहते हैं ना कि वंचित जो एक कम्युनिटी है उनको दबाया गया इसलिए वो ऐसा कर रही है। नहीं, हमारी कम्युनिटी को किसी ने नहीं दबाया गया, हम लोग बड़े हाई क्लास में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा कम्युनिटी की लड़कियां क्यों जा रही हैं लव जिहाद में? क्योंकि मेरे ही हिंदू कम्युनिटी के लोग ज्यादा सेक्युलर हो रहे, वो कोई अपने धर्म को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है। वो ये कहते हैं कि सब भाई भाई। अरे वो आपस में जब भाई भाई नहीं हुए हैं, सिया सुन्नी भाई बहन नहीं हुए हैं। यहाँ मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरा ये कहना है कि आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। ना आप हमारे धर्म में इन्वॉल्व हो, ना हम आपके में इन्वॉल्व हो। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपको क्यों हमारी ही स्त्रियां चाहिए? आप यहाँ कम ही पड़ रही हैं, मैं ये खुल के कहना चाह रही हूँ। आप चाहे तो इसे एडिट करें, चाहे तो ना करें, नहीं चलेगा पूरा। मेरा ये कहना है कि जब हम नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं आपके अंदर घुसपैठ, आप भी मत कीजिए। दूसरी चीज, मेरी हिंदू महिलाएं ये बता नहीं पा रही हैं कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, और हमारे पुरखों के 7000 साल पूर्व, 5000 साल पूर्व जो हमारी हिस्ट्री थी वो क्या है, उसके उस सनातन पे हम गर्व नहीं कर पा रहे खुद। जब मैं गर्व नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी बिटियाओं को क्या गर्व करवाऊंगी? जब मैं कह रही हूँ सेक्युलर होना है, मुझे उन्मुक्त होना, आजाद होना है, ठीक है। अभी एक पूजा हुई, पोंगाला कहते हैं उसको, मलयाली स्त्रियां करती हैं, बड़ा मतलब बहुत बड़ा आयोजन होता है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। उसमें ये हुआ कि मैंने ये कहा कि ग्रहण लगने वाला है तो जल्दी खाना करवा दीजिए। तो वहां के एक बड़े अधिकारी ने मुझसे ये कहा, आदमी ने, कि अरे ग्रहण वहन क्या, मुसलमानों को ग्रहण होता है क्या?
तो मैंने कहा तो फिर आप ये पूजा क्यों करा रहे हो? हम्म, आप खाना खाने के टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हो, पूजा करने के समय आप हिंदुओं का पक्ष ले रहे हो। ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वीनियंस हुआ ना। आप पीओसी कब कर रहे हो? जब मुझे कोई ऐसा काम करना है जो मेरे धर्म के खिलाफ है, तो मैं दूसरे धर्म की तरफ देखूंगी। जो मुझे ऐसा कुछ करना है जो मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं अपनी धर्म की तरफ देखूंगी। तो ये तो, इसको क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में डबल स्टैंडर्ड होता है ना। ये कौन सा कृषि कहते हैं उसको? डेमोक्रेसी, नहीं 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 नहीं, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी होती है ये। ठीक, तो ये हिपोक्रेटिकल एटीट्यूड आप सिर्फ हिंदुओं में पाएंगे, सिर्फ सनातनियों में पाएंगे, बाकी किसी धर्म में नहीं पाएंगे। क्रिश्चियन संडे को जरूर अपने चर्च जाता है, मुस्लिम 5 वक्त का नमाज अता करता है। क्या मेरी हिंदू स्त्रियां, मैं अपने को भी कहती हूँ, क्या हम सुबह शाम, सुबह उठ के दीपक जलाते हैं, शाम को संध्या करते हैं? अपने बच्चों को कहते हैं मैं घर से बाहर हूँ, लेट हो जाऊंगी, चलो जल्दी से दीपक लगा लो। जिस दिन मेरे घर का लड़का शाम को तुलसी का दीपक लगाएगा ना, उस दिन मेरा सनातन धर्म सुदृढ़ हो जाएगा। वो मैं कर नहीं पा रहे हैं। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ ना, मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये मेरी गलती है, मेरी सारी महिलाओं की, माओं की गलती है। तो ये हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाने की जरूरत नहीं है। हम अहिल्याबाई के जन्म दिवस पर अपने आप को सशक्त हैं ये बताने के लिए हम एक नया कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने 300, 500, 600, 1000 साल पहले हमें बताया कि स्त्री होना क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर त्रिपाठी जी। तो भारतीय समाज में महिला जो है वो पूरे समाज की धुरी है और उसका सशक्त होना बहुत आवश्यक है। हालांकि प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने बताया कि हजारों वर्षों से स्त्रियां बहुत सशक्त हैं भारत में और आइडल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चुनौती के रूप में हमारे सामने हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, लव जिहाद हो, ऐसे बहुत सारे जो अड़ंगे हैं समाज में, या कहें कि ये असुरक्षा के मूल बिंदु हैं, इनके साथ जरूर लड़ने की आवश्यकता है। और इनके साथ भी हमारे हिंदू समाज की, सनातन धर्म की, हमारे भारत की स्त्रियां ही लड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार कि ये खास एपिसोड आप लोगों ने देखा। एक बार हमें सपोर्ट करें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।